नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। हम लोग देख रहे थे 13 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 2, जिसमें हम लोग ने 20 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं इसका। बचे हुए 20 क्वेश्चन आज कोशिश करेंगे करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आई होप कि पूरे हो जाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो बट कर देने की कोशिश है कि आज कंप्लीट कर दें, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, हम घर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ जो मेरी जैसे आ रही है उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। और अगर कुछ बाहर की आवाज़ आती है बच्चों की या गाड़ी की तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। पढ़ाई में फोकस करिए, हमारा फोकस होना चाहिए कंटेंट में, क्वेश्चंस में और जो हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो हम एक्सप्लेन करते हैं आप उसकी नोट्स ज़रूर बनाया करें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम आपको देते हैं, वो देखिए घूम घूम के आ जाते हैं। अगर आप उनको लिख रहे होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही आपको बता दिया और वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और आपको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने कल 60 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन किया था जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था। तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो देखिए 395 अनुच्छेद थे। कल हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। आज 450 से ज़्यादा है। पार्ट कल बताए थे 22 पार्ट पहले भी थे, आज भी 22 पार्ट है। शेड्यूल्स बताए थे यानी अनुसूचियाँ, पहले 8 थी अब कितनी है 12 है। तो इसको रिपीट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इस तरह मतलब ये हम रिपीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। इनकी आप नोट्स बना लिया करिए। अगर आपको नहीं पता है तो रिवीजन हो रहा होगा तब तो आपको बहुत मजा आ रही होगी पढ़ने में, आई नो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज 61वें नंबर क्वेश्चन से। चलिए, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 ईस्वी में शुरू किया गया और 2008 ईस्वी में पूरा गया और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्देशित किया गया था। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, डॉक्टर कलाम के द्वारा एक नेतृत्व किया गया था, एक कार्यक्रम था जिसके तहत मिसाइलें बनाई गई थी। अग्नि, आकाश और इस अमोघ, इस तरह की मिसाइलें जो बनी ना इस कार्यक्रम के तहत बनी है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं IDMDP इसका नाम है। इस तरह की याद कर लेंगे तो ये रहेगा IDMDP। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डायरेक्शनल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको बोलेंगे तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका पूरा सही है। नीचे गलत सलत ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आप गलत ऑप्शन मत पढ़ा करें, सीधा आंसर पढ़ा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, डायरेक्शनल मतलब निर्देशित, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IDMDP, ये एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत ये जो आप मिसाइल्स आप देख रहे हैं जो डॉक्टर कलाम के द्वारा बनाई गई, ये इस प्रोग्राम का पार्ट थी, ठीक है, जो सक्सेसफुल रहा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मूल विधि के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत डीप में पढ़ी है पॉलिटी। तो हमने आपको पार्ट 5 पढ़ाया था, पार्ट 5 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पार्ट आज छोड़ देते हैं, फिर रिपीट कर देंगे कभी और। पार्ट 5 हमने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक। उसके हमने 4 पार्ट आपको बताए थे। पहला क्या था, एग्जीक्यूटिव बताया था यानी कि कार्यपालिका। फिर उसके बाद क्या आता है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। फिर उसके बाद क्या आता है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। देखिए ये 3 स्तंभ है हमारे संविधान में, 3 स्तंभ, हमारा देश इन 3 से चलता है, ये समझ लीजिए। और चौथा ही पार्ट 5 में एक और की ऐड की गई, वो है कैग, ठीक है। और इनके आर्टिकल भी आपको याद होने चाहिए कि पार्ट 5 में क्या क्या आता है। तो पार्ट 5 का नाम क्या है, संघ नाम है पहली बात तो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, संघ कार्यपालिका यानी कि संघ और कार्यपालिका क्या होगा, ये यानी कि इसके अंदर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक, हमने इस पार्ट में आपको 2-3 चीज़ें पढ़ाई भी है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिलहाल इसका आर्टिकल बात करते हैं। तो ये शुरू होता है आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 78-78 तक। उसके बाद लेजिस्लेशन यानी कि विधायिका हमारी शुरू हो जाती है, वो शुरू होती है 79 से लेकर 123 तक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 123 क्या होता है, अध्यादेश लाने का जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, उससे होती है 123 से, तो इस तरह याद कर सकते हैं। और एक चीज़ और ऐसे भी याद कर लीजिए, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन कहाँ किया गया है, 124 में किया गया, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी जुडिशरी, ठीक है, और ये जाती है 147 तक, और 147 के आगे 147 से लेकर 151 तक क्या आता है, कैग आता है। तो ये पार्ट आपको याद होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव संघ कार्यपालिका का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर 58 तक। संघ विधायिका का कहाँ से कहाँ तक जिक्र है, 79 से 123 तक। उसके बाद संघ न्यायपालिका का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेकर 147 तक।
और कैग का जिक्र कहाँ है 147 से 151 तक। अच्छा ये दो हमने जो आपको आर्टिकल बता दिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 to 3 मतलब क्या है, प्रेसिडेंट को अध्यादेश लाने की जो पावर होती है वो यहाँ से मिलती है। और 1 to 4 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके बारे में कहाँ लिखा है पूरी बातें, तो आप बोलेंगे कहाँ लिखी है, 1 to 4 में लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों आर्टिकल। बाकी अदर आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट थे, वो हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, संघ कार्यपालिका में होते हैं कौन कौन लोग होते हैं संघ कार्यपालिका में, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो बहुत लोग को बिल्कुल कंफर्म लग रहा होगा। अब आता है बात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लग रहा होगा, लेकिन अब आपको हम बताते हैं संघ कार्यपालिका में और कौन कौन लोग होते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव दो लोग से सिर्फ नहीं होती है, ऐसे तो एग्जीक्यूटिव का हेड क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। हमने आपको बताया था जब हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव का हेड होता है कौन, राष्ट्रपति, और डिफेंस फोर्स का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। ये हमने आपको पहले ही राष्ट्रपति में पढ़ाया था, ठीक। अब देखिए संघ का होते कौन कौन है, हेड तो ठीक है राष्ट्रपति होगा, बट होते कौन कौन एग्जीक्यूटिव। देखिए 4 लोग होते हैं, याद रखिएगा। पहला राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, तीसरा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और चौथा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति केवल नहीं हो सकते, इस वजह से नहीं बोल सकते हम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति से आर्टिकल 78 हमारा बोलता है कि राष्ट्रपति सारा काम जो करेगा वो किससे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम से वो सारी सलाह ले सकता है। आर्टिकल 78 ये बोलता है कि पीएम से वो सलाह ले सकता है, सब कुछ सलाह लेगा और सब कुछ बात कर सकता है। और सारा काम किससे करता है, इन दोनों के थ्रू करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके लेता है, उनकी सलाह करके लेता है, तो ये इनके थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ये 4 चीज आती है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं आएगा। देखिए संसद, लोकसभा अध्यक्ष जो सांसद है, एमपीज हैं, ये सब नहीं आएंगे। बस कौन कौन आएगा, मिनिस्टर्स आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी की सारी पूरी की पूरी क्या आएगी, मंत्रिपरिषद आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और हो सकता है, एक वर्ड आपको और बताते हैं, आप कैबिनेट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कैबिनेट कहीं आ जाए कि कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट वर्ड से मत कंफ्यूज होइएगा। कैबिनेट का नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद। आपको डिफरेंस बताएंगे कभी हम अदर दूसरी क्लास में कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में क्या फर्क होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग होते हैं, मतलब है मंत्रिपरिषद के ही होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में सब कुछ आता है, कैबिनेट भी आते हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं। तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है, संघ कार्यपालिका का पार्ट होती है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं फिलहाल, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, तीनों के तीनों किसमें आ जाएंगे, हमारे संघ कार्यपालिका में आ जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा, ए, सी और डी। आई होप आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये जो आर्टिकल हमने आपको बताए ये सारे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। इसका फोटो लगा नाम भूल गए, सॉरी, उसके लिए माफ करिए। चलिए हम थोड़ा सा आपको रैंडम ऐसे समझा देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रैंडम मैप तो बन नहीं पाएगा अच्छे से। ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, जो आपका अमेरिका जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है ना, फिर इसके बाद सेंट्रल अमेरिका हो गया, फिर इधर क्या है, साउथ अमेरिका है। तो इधर जो मैक्सिको वाला पोर्शन है, यहाँ पर से एक धारा इस तरह चलती है, गर्म धारा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गर्म वार्म वेव होती है, इसको बोलते हैं गर्म धारा। इस तरह आपको पता होगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस तरह चल के यहाँ पर इस तरह चलती है, और ऊपर से ठंडी धारा रहती है, और दोनों जो मिक्स हो जाती है तो ये होता है आपका खाड़ी प्रवाह। इसको ड्रिफ्ट वैली भी बोलते हैं और गल्फ स्ट्रीम भी बोला जाता है। 3 नाम है इसके, गल्फ स्ट्रीम, ड्रिफ्ट वैली या खाड़ी प्रवाह हिंदी में। तो ये यहाँ पर कौन सा सागर पड़ता है, ये इस महासागर का नाम पूछ रहा है। तो अमेरिका के बगल में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो महासागर पूछा गया तो बहुत ईजी है। और ये कैसी बनती है, ये कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको कभी और समझाएंगे, ठीक है, वरना लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई थी, जिसको नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से। देखिए इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन को, देखिए यूएसए की ये लिस्ट है, यूएसए जारी करता है। इमारत के मतलब वो जो आप बिल्डिंग बनाए हुए हैं वो कितने इको फ्रेंडली है, ग्रीन है, कितनी एनर्जेटिक मतलब एनर्जी बचाती है, इस तरह ये सब चीज़ें को देखते हुए, ठीक, अलग अलग उसके फैक्टर्स हैं, उनको रीड करते हुए एक बनाई गई थी। तो इसका नाम क्या है, देखिए अलग अलग बस नाम को बिगाड़ा गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो बिगाड़े हुए नाम को आप बिल्कुल मत पढ़ा करें ऐसे क्वेश्चन में, सीधा सीधा आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ठीक है। तो ये इसका सही है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ये इसका सही आंसर, इसके द्वारा रेटिंग दी जाती है, ठीक, बिल्कुल इसका सीधा सही आंसर था, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो देखिए ये सबसे नॉर्मल सी खाद है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर देखा जाए, बस भले ही आपको नाम टेक्निकल वे में ना पता हो, वैसे हो सकता है पता हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होता क्या है कि आप लोग सुनते हो कि गोबर जो होता है, ये तो बोला ना पशु अवशेष, तो गोबर वगैरह डाल दो और जो सब्जियां के छिलके वगैरह आप लोग हैं सब वो एक जगह फेंक दो, और अगर पेड़ कोई टूट गया है, सड़ गया है, वो सब एक जगह फेंक दो, तो इससे मिलकर एक खाद बन जाती है थोड़े समय बाद, ठीक है। तो उसको नाम क्या बोला जाता है, टेक्निकल टर्म में क्या नाम बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कंपोस्ट। बस ये इसका टेक्निकल टर्म अगर आपको नहीं पता था तो इसको बोलते हैं कंपोस्ट। बाकी आपको पता है ये बहुत ही ईजी खाद है और सब लोग इसको यूज भी करते हैं। कई लोग गाँव में होते हैं अगर जो लोग, वो जानते हैं कि ये खाद सब लोग बना लेते हैं, जिनके घर में गाय वगैरह होती है तो खाद का, और खेत भी होता है, तो दोनों काम पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता? देखिए 2016 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस फील्ड से पूछा गया है ये देख लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय का इसका आंसर आई थिंक था हरियाणा, हाँ उस समय का इसका आंसर था हरियाणा। और अभी का इसके बाद से कोई नहीं आया। कृषि का आया था 2019 का आया था, कृषि का मिला था बिहार को, 2019 का कृषि का पुरस्कार मिला था बिहार को, औद्योगिक का नहीं आया, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये जान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी तैयार रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में कितनी राशि तक चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? देखिए 2016-17 इसको भूल जाइए फिलहाल थोड़े समय के लिए, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा इसको पूरा क्वेश्चन नहीं भूलना है, बस इसको भूलिए और इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। एक्चुअली होता क्या, हमने आपको पहले बताया था, एक बार क्वेश्चन आया था आपकी यूपीएससी में कि किस फॉर्म के तहत आप आयकर में कटौती ले लेते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स में आप कटौती ले लेते हैं। देखिए फॉर्म 80C एक आता है, उसके तहत आप इनकम टैक्स में थोड़ी सी बचत ले लेते हैं, करीब 1.5 लाख रुपए तक की, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की आय में बचत ले सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है, इसको समझिए थोड़ा सा। एक्चुअली होता है क्या, अगर आप 3 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन धारा 80 एक फॉर्म 80C आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है 80C, उसके अंतर्गत दिया गया है। और अगर 1.5 लाख तक आप कुछ ऐसे खर्चे हैं जो 80C के अंतर्गत दिए गए, जो क्लॉज दिए गए, अगर आप उनमें खर्च करते हैं, जैसे कि बात के लिए चिकित्सा व्यय, कुछ चिकित्सा व्यय क्या हो गया, एजुकेशन पर भी, बच्चों की फीस पर भी होता है, कुछ इंश्योरेंस पर भी होता है, कुछ FDs पर भी होता है जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ इस तरह अगर कर करके आपने कुछ पैसे किए हैं तो उन पर भी यानी 1.5 लाख तक को आपको छूट मिल जाती है। ये 1.5 लाख भी याद रखिएगा आप, ये 3 लाख भी याद रखिएगा। अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस वजह से हमने बोला इसको भूल जाइए, ये डाटा आप याद रखिए, अभी के हैं 2021 के, ठीक है। तो 1.5 लाख तक की आप और छूट पा जाते हैं, और किस फॉर्म के तहत, 80C के तहत, ये भी याद रखिएगा। तो पूछा इसमें क्या है, अंदर घुस के पूछा है कि चिकित्सा के लिए कितनी छूट, तो इस 1.5 लाख में क्या है, इसमें 15,000 रुपए चिकित्सा में अगर साल में आपने खर्च किया है, यानी कि अगर आपने मेडिकल को यूज किया है, उसका आपका बिल है 15,000 रुपए, तो आप वो लगा दीजिए और आपको 15,000 तक में और नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास टोटल मिला लें 4.5 लाख रुपए तक आप कमाते हैं सालाना, और 1.5 लाख रुपए आप फॉर्म 80C के तहत जो जो क्लॉज दिए उसमें दिखा दिया कि आपने 1.5 लाख रुपए वहाँ खर्चा किए हैं, और 3 लाख में तो लगना ही नहीं, तो टोटल अगर आप 4.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं सॉरी बताया था मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा करिएगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो टोटल आप कितनी छूट ले सकते हैं, 5 लाख तक को अगर आप कमा रहे हैं तो भी आपको छूट मिल जाएगी। यानी 60 साल के ऊपर जो व्यक्ति अगर वो 5 लाख तक की सालाना इनकम करते हैं तो उनको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल में आपको 15,000 रुपये तक की छूट मिलती है। तो ये सारे डाटा आप याद रखिएगा, 2016-17 भूल जाइए, और ये सारे डाटा अभी के रिसेंटली है, और हो सकता है कि इनमें कोई भी रिपीट हो जाए दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? गट फ्लोरा के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में तो हम नहीं जा पाएंगे, हम मैथ के टीचर हैं और ये सब जीएस बायो ज़्यादा नहीं आती है, तो इसका आंसर विटामिन क्या होगा। और अच्छा विटामिन से एक बात आपसे क्वेश्चन पूछना था, एक क्वेश्चन बताइए, ब्रेन के हेल्थ के लिए, किसके, ब्रेन के, दिमाग के हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, और अगर आप बिना सर्च किए बताते हैं तो वेरी वेरी गुड, और अगर आप सर्च करके बताते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर्च कीजिए, एटलीस्ट आपकी वो याद होगा, आपका ब्रेन स्ट्रांग ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम देते हैं आपको, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या ऑल ऑफ एबोव, ठीक है।
तो ब्रेन हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? आप ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 4 ऑप्शन आपके पास है और बताइएगा सर्च करके किया कि बिना सर्च करके किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा जरूर, बस ये देखिएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग का गठन करते हैं। तो वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, अच्छा हाँ, तो 2011 में क्या होता है, जनगणना हुई थी आपको पता है, हर 10 साल में होती है। तो पूछ रहा है 2006 धार्मिक अल्पसंख्यक का कितना परसेंटेज था, उसने ये पूछा जा रहा है सिंपल सा। तो अल्पसंख्यक जो आए थे हमारे वो थे 19.50। तो किन 6 अल्पसंख्यक की बात कर रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुस्लिम, फिर ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस, और सिख, और बौद्ध, पारसी और जैन। ये 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं हमारे देश में, ये सब मिला के अपने देश की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 19.50 थी, और अब तो बढ़ गई होगी। 2021 की जनगणना आएगी उसके हिसाब से डाटा अलग होगा, तो वो अभी फिलहाल वो तो आया नहीं है, तो उसका क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची, अच्छा इसको हमने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से रिपीट कर देते हैं। ये किसके अंदर आता है? शेड्यूल 7 के अंदर आता है। इसमें बताया गया है कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में रहेगा यानी कि संघ सूची, और कौन सा स्टेट लिस्ट में रहेगा यानी कि राज्य सूची, और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। हमने आपको सब्जेक्ट भी अलग अलग बताएं किसमें कितने सब्जेक्ट हैं। आप यूनियन और स्टेट का कमेंट करिएगा क्योंकि हमने बहुत बार रिपीट किया है। फिलहाल आपको हम कॉन्करेंट का बता देते हैं क्योंकि कॉन्करेंट का क्वेश्चन चल रहा है। तो कॉन्करेंट में इस समय 52 सब्जेक्ट हैं, पहले होते थे कितने 47, अब कितने हो गए 52, बढ़ गए। ठीक है, आप स्टेट और इसका यूनियन का बताइएगा। देखिए रिपीट करते रहिए, थोड़ा सा माइंड में जोर दीजिए, याद नहीं आ रहा है तो लिखना शुरू कर दीजिए। इसीलिए आज हम नहीं बता रहे हैं, आपको लगता होगा रोज लिख देते हैं, बढ़िया याद हो गया, क्या करना है नोट्स बनाकर, बट अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो हम बता रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा होगा, जबकि हमने इसको कई बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल हमने आर्टिकल तक बताया हुआ था, किस आर्टिकल पे इसका जिक्र है, 256, 258 सब बताया है। ठीक है, तो आप इसका हमको बताइए इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट है, और अपने को देखिए, अपने को परखिए। ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पर। अगर आप स्ट्रांग हो रहे हैं आपको तो ही फायदा हो रहा है आपके पढ़ने का और हमारे पढ़ाने का। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट समवर्ती सूची का हिस्सा है। देखिए रेलवे तो आती किसमें, पूरी सेंटर पे आती, यूनियन में आती, कोई मतलब ही नहीं रह गया इसका। कृषि आय पर कर, देखिए कृषि पर आय पर तो कोई कर लगता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कर का कोई जो भी मुद्दा होगा, कर की बात आ जाएगी, टैक्स की बात आ जाएगी, इनकम टैक्स, आय पर वो भी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ चली जाती है आप सॉरी, ये भी यूनियन में चली जाती है। शेयर बाजार कंप्लीटली यूनियन का हिस्सा होता है, संघ सूची का होता है। शेयर बाजार में कोई भी स्टेट का दखलंदाजी नहीं होती है। ये जो दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता है, ये एक समवर्ती में आता है, यानी कि दोनों लोग की बात होती है इसमें। ठीक है, स्टेट भी इसके बनाता है और यूनियन भी, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस तरह कोई भी केस हो आपका, समझ लीजिए फौजदारी हो गया, सिविल का हो गया, दीवानी हो गया, दिवालियापन हो गया, ये सब जितने भी केस होते हैं ये दोनों सूची में आते हैं, संघ सूची और स्टेट राज्य सूची दोनों में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची यानी किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के नियंत्रण के प्राधिकारी होते हैं। देखिए आईपीएस के हेड कौन होते हैं ये पूछा है, उसके कंट्रोलर कौन होते हैं, आईपीएस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है। हमने आपको एक बार आईएएस का बताया था, आईएएस का क्या आपको याद है, कैबिनेट सचिव होते हैं, आपको बताया था हमने, कैबिनेट सचिव का नाम भी बताया था, कैबिनेट सचिव आईएएस के। ठीक है, और आईपीएस का आज पूछा गया आपसे, तो देखिए आईपीएस के कौन होते हैं, गृह मंत्रालय होता है हमारा, होम मिनिस्ट्री होती है। तो आईपीएस के कौन हेड होते हैं, होम मिनिस्ट्री। इसके कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मत लिखिए भूल मत जाइएगा, पूरा लिख दे रहे, कैबिनेट सचिव होते हैं आईएएस के, किसके, आईएएस के, जो सिविल सर्विसेज होती है उसके, और आईपीएस के गृह मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है, मतलब एक राज्य को अगर उधार चाहिए तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, बिल्कुल सही है, भारत के बाहर से एक राज्य थोड़ी उधार मांगने जाएगा। मतलब अगर यूपी के पास पैसे कमी पड़ गई तो मतलब वो भारत सरकार से ना मांग के या अगल बगल अपने दूसरे राज्य से ना मांग के जाएगा पाकिस्तान से मांगने, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इतना स्टेट को पावर नहीं दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य के उधार नहीं ले सकता, यानी कि ये सही है, गलत नहीं है, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर
भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही है। राज्य की कोई जमानत पर, हाँ, राज्य के राजस्व की कुछ जमानत दे देंगे, मतलब कि कुछ भी बोल देंगे कि आप मेरे ये सिक्योरिटी पेपर्स आप रख लो और इसके बदले हमको कुछ उधार दे दो, तो ये चलेगा। भारत से ही लेना होगा, भारत के भूभाग में ही उधार लेने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही है, मतलब ले सकते हैं अगर आप स्टेट के लिए, तो संघ से, सेंटर से ले लीजिए या दूसरे स्टेट से ले लीजिए, इतना पावर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों के दोनों सही है। कौन से इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। मॉडेम आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको नहीं भी पता हो ना ये फ्लैश ड्राइवर क्या होता है। हार्ड ड्राइव तो पता होगा, मोबाइल ले रहे हैं हार्ड ड्राइव देख के ही लेते हैं। आप लोग आजकल तो 128 256 पता नहीं कहाँ तक आते हैं। मैग्नेटिक टेप सॉरी, देखिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आज हम पूरे 80 क्वेश्चन कराने की धीरे धीरे बोलेंगे। मैग्नेटिक टेप भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है, फ्लैश ड्राइवर भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है। मॉडेम आपको पता होगा, एक समय जब वाईफाई और जियो का ज़माना नहीं था तो लोग मॉडेम में सिम लगाकर नेट चलाया करते, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था कंप्यूटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं खाता? भारतीय गैंडा, असम, बिल्कुल सही है, भारतीय गैंडा असम में पाया जाता है। बाघ बंगाल में, बिल्कुल बंगाल की चीता फेमस है। हाथी कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरल के वर्षावनों में, ये भी बिल्कुल सही है। शेर हिमालय नहीं, देखिए शेर पाए जाते हैं आपके गुजरात में। कच्छ के मैदान आप जानते हो, कच्छ में तो लोग देखने भी जाते हैं वहाँ पर। कच्छ में, गुजरात में, हिंदी में थोड़ा टाइम लग जाता है बोलते बोलते लिखने में। कच्छ में पाए जाते हैं, कच्छ गुजरात में शेर पाए जाते हैं। हिमालय नहीं, हिमालय गलत है इसका, तो इसका हिमालय सही होगा, बाकी ये तीनों चीज़ सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूत्र से भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 ईस्वी में विकसित हुआ? इस सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया। देखिए योजना सहायता ये क्या है? एक्चुअली होता है क्या, प्लानिंग कमीशन एक होता है, आपको पता होगा, इसी को बोलते हैं योजना जो बोला जा रहा है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या करता है कि एक प्लान बनाता है हर चीज़ का। ठीक है, पंचवर्षीय जो योजना बनती है, तो उसमें क्या होता था, जब इस बात की 1969 की बात की जा रही है, उस समय थे एक गाडगिल महोदय। कौन थे? गाडगिल। इसका आंसर जानना है, फिर उसके बाद पूरी बात बताते हैं। गाडगिल महोदय थे उस समय प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। चेयरमैन होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे। इन्होंने एक प्लान बताया अपनी तरह से, अपना एक फार्मूला बताया जिसको गाडगिल फार्मूला नाम से भी जाना जाता है। एक फार्मूला बताया जिसके तहत क्या बताया इन्होंने कि सेंटर को राज्यों की हेल्प करनी चाहिए। मान लीजिए भारत पूरा सेंटर यूनियन, आपको पता है जो भारत सरकार है, उसको राज्यों को पैसे देने चाहिए, तो वो किस बेसिस में देगी? तो पूरा उन्होंने एक पूरा रिसर्च करके और एक पूरी रिपोर्ट तैयार की कि पॉपुलेशन देख सकते हैं आप, और वो राज्य कितना टैक्स स्टेट को, संघ को देता है ये देख सकते हैं आप, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी और पूरी एक प्रॉपर एक प्लान रिपोर्ट बनाई। तो इसको जाना जाता है गाडगिल फार्मूला नाम से जाना जाता है। तो ये इसी समय के थे, एक्चुअली ये 1964 में थे, 1964 में भी थे, यही उपाध्यक्ष थे। और अगली जो पंचवर्षीय बनी, इसीलिए बोला गया यहाँ पर चौथी और पांचवी दोनों में। तो चौथी थी 1964 से लेकर 1969 तक, उसके बाद जो अगली पांचवी आती है उस पर भी ये थे, तो उस समय ये लागू हो गया, दिया था इन्होंने उसी में 1964 में, बट ये लागू हो गया था 1969 पे। तो गाडगिल फार्मूला था जिसके द्वारा निर्धारण किया गया था कि राज्यों को कितना आवंटन देना चाहिए, कितना मतलब पैसा, केंद्र कितना पैसा दे, किस हिसाब से दे, तो ये पूरा फार्मूला तैयार हुआ था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? देखिए काली स्याही में जो मतलब एक्चुअली आप जानते होंगे एक रंग के अंदर बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसको अलग अलग करने के लिए तो केमिकल जो मेथड का नाम है उसको बोलते हैं वर्णलेखन, इंग्लिश में क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में क्रोमेटोग्राफी इसको बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। डिटेल में तो हमको नहीं पता ये कैसी होती है, बट अगर आप इसको सर्च करेंगे इजी है, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा कि वर्णलेखन कैसे होता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मजा आएगी आपको। 5 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे कैसे मतलब एक पेपर होता है उसके द्वारा उसमें डालते हैं और सारा रंग अलग अलग आ जाता है, लाल हरा और सब अलग, पीला सब अलग अलग आ जाता है सामने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णलेखन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के लिए 50 साल का कारावास होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉमन सेंस से ही आप बता सकते हैं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे तो गलत कर देंगे। फिर से पढ़ लीजिए। एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है।
यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को 50 साल का कारावास होगा। ऐसा नहीं है, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। जब ए ने जेड को मार रहा था तो वाई हस्तक्षेप करता है। ए मार रहा था किसको? जेड को। अब आगे भाई साहब वाई कि नहीं मत मारो, और ए ने जानबूझकर वाई को भी 2-4 लगा दिए। ठीक है, ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी। जी हाँ, ये सही है। मतलब तुमने इसको मारा इसके लिए भी सजा मिलेगी, तुमने इसको मारा इसके लिए भी सजा मिलेगी। यहाँ पर 2 सजा बनती है, यहाँ पर 2 सजा नहीं, यहाँ पर 50 सजा या 2 सजा नहीं बन रही थी। यहाँ पर आपने 2 व्यक्तियों के साथ किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस, आपको 2 बार, यहाँ पर मतलब डबल सजा मिलने का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका केवल सही आएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, तो ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। आज हमने पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए। भले ही तबीयत खराब थी बट हमें खुशी हो रही है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। एलपीजी उधारी, एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण में काला प्रकरण श्री सिल्क त्रासदी किसके साथ जुड़ा है? हाँ, आपको बताते हैं। एक्चुअली ये मुद्दा है 1998 के समय का मुद्दा है। हुआ क्या था उस समय, एलपीजी मतलब ये आया था कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा बढ़ाना है इंडस्ट्रियल एरिया, और नई नई पॉलिसीज आ रही थी। तो सरकार की जो पॉलिसी आई थी उसमें एक था कि जो पावर था, बिजली का बिल वगैरह था, ये बहुत हाई हो गए थे, उसके सरचार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। ठीक है, सरचार्ज वगैरह बहुत हाई हो गए थे। तो आपको बताते हैं सिरिसिल एक जगह है, कहाँ है बता ही देते हैं फिलहाल आपको। ये है तेलंगाना में फिलहाल, फिर आप पहले कहानी सुनिए फिर इसको डिटेल में जानेंगे। सिरिसिल तेलंगाना में एक जगह है। तो उसमें हुआ क्या था, वहाँ पर पावर लूम वीवर्स होते थे, मतलब जो बुनकर्स थे वो बिजली के सारे, एक पावर लूम्स बोला जाता है उसको, पावर लूम्स। उसमें बिजली का वीवर्स यानी कि बुनकर जो होते थे वो बिजली का यूज करते थे। तो बिजली में इतना सरचार्ज बढ़ा दिया कि बुनकर्स को फायदा ही नहीं, मतलब उनका नुकसान होने लगा और उनकी जो रोजी रोटी थी वो मुश्किल हो गई। तो बहुत सारे बुनकर्स ने सुसाइड कर लिया था। सिरिसिल के बहुत सारे बुनकर ने सुसाइड कर लिया था। न केवल 1998, इसके बाद यही घटना हमको देखने को आगे मिलती 2001 और यहाँ तक कि ये 2008 तक कंटिन्यू रहा। मतलब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट क्या मतलब सुसाइड हुए हैं, बहुत ही मास में सुसाइड हुए। तो इसको काला प्रकरण जाना जाता है, सिरिसिल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए तो ये आंध्रा में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था उस समय। तेलंगाना तो अभी 2014 में डेवलप हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को बनाए। तो पहले ये किस में आता था? आंध्र प्रदेश में आता था, और अब किस में आता? तेलंगाना में। तो अभी फिलहाल अच्छी बात है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, दोनों होते तो आई थिंक मेरे ख्याल से तब आपको आंध्र प्रदेश मारना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो आंध्र प्रदेश का पार्ट था ना सिरिसिल, अब तेलंगाना का। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पूरा प्रकरण क्या था। तो उस समय इतना ज़्यादा सरचार्ज आ गया था कि बुनकर जो थे उनको सुसाइड करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं मिला था। कई बार होते नहीं, किसान कई बार सुसाइड कर लेते जब उनकी आग वाग लग जाती है, उनको लगता ही नहीं, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो इसी वजह से इसको काला प्रकरण जाना जाता है कि आपको योजना ला रहे थे अच्छे के लिए, लेकिन हमारे गरीब मारे गए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आपने हमको इतनी देर तक सहा, इतना मेरी तबीयत खराब थी उसके बावजूद आपने पढ़ा इतनी देर तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले से। अब करते हैं हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? जो हमारी वोटर लिस्ट होती है उसके बारे में सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, मुद्रित मतदाता सूची, यानी कि प्रिंटेड जो हमारी सूची होगी, मतदाता सूची यानी कौन कौन उसमें नाम जो लिस्ट होती है आपने देखा होगा। इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतलब एक अगर आप आम जनता है कि आप उसको ले सकते हैं, सीडी बोल दिए, या आजकल तो सीडी कोई लेता नहीं, आप प्रिंट आउट क्या निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, मतलब आपके लिए उपलब्ध है कि नहीं, पब्लिकली अवेलेबल है कि नहीं, कुल मिला के आप इतना समझिए। क्या आप वो सूची पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, आप गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगी। पहले सीडी मिलती थी, अब सीडी का जमाना नहीं रहा। हाँ, अब सेकेंड ऑप्शन, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद, आपको पता है हर बार संशोधन होता है, हर साल हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया भी था, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। हाँ, जब ये संशोधन हो जाता है तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कुछ हमारे नेशनल होते हैं जैसे बीजेपी वगैरह हो गए, कुछ राज्य के दल होते हैं जो छोटे छोटे दल होते हैं, हर राज्य में हैं बहुत सारे जो नेशनल दल नहीं है, उनको ये मुफ्त में प्रोवाइड कर दी जाती है। उनको जैसे होता नहीं, आपके घर आया करते हैं, फिर आपकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो ऐड कर देंगे, तो उनको ये पहले से प्रोवाइड करा दी जाती है फ्री में। इस वजह से फिर वो आते हैं आप क्या कि हम आपका ऐड करवा देते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ए और बी दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा लेंदी होगा, रोज 20 मिनट का बनता है तो आज 30 मिनट का, लेकिन आज हम लोग ने किए हैं कितने, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन, और हमारा पूरा ये सेट यानी कि 13 दिसंबर 2017 का शिफ्ट
शिफ्ट तो पूरी तरह समाप्त हो गया। यानी कि अभी तक हम लोग ने टोटल 5 सेट पूरे कर लिए, 5 × 40 कहने के लिए, लेकिन ये 5 × 40 हमारे 200 क्वेश्चन हमने किए हैं आज तक। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने इसमें कितना डिटेल में पढ़ाया। मेरे ख्याल से हम इसको 500 क्वेश्चन तो जरूर बोलेंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको कितना लेते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया करें, हमें अप्रिसिएशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।